फ्रेंड्स, क्लास 8 एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी अध्याय 4 उद्योग। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि यह लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वो विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है और उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वह वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ क्या किया जाता है, मिलाया जाता है और अंततः क्या होता है, मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में फिर परिवर्तित किया जाता है। ये कागज़ प्रेस में जाता है जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। क्या करते हैं, जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठ पर रेखाएं छापने में किया जाता है और इसके उपरांत क्या होता है, पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर वो पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में ये आपके हाथों में पहुंचती है। अंत में क्या होता है, फिर हमारे हाथों में पहुंचती है। देखिए, ये बांस का पौधा है और ये कागज़, यहाँ से यात्रा शुरू होती है और ये कागज़ निर्माण पुनर्चक्रण। ठीक है, अब देखेंगे द्वितीयक क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यानी द्वितीयक क्रिया या इसको विनिर्माण भी बोलते हैं। इसमें कच्चे माल को क्या करते हैं, लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में, यानी जो लुगदी था वो कागज़ के रूप में, फिर कागज़ को क्या है, फिर अभ्यास पुस्तिका के रूप में उसको विनिर्माण किया गया और ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करते हैं। यानी जो लुगदी था उसको कागज़ के रूप में, फिर कागज़ जो था उसको अभ्यास पुस्तिका के रूप में। तो इस प्रकार से ये 2 चरण हैं और इसको प्रदर्शित करता है। विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करते हैं। उद्योग के बारे में देखेंगे। ये उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों की निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। यानी जो उद्योग का संबंध है ना, ये आर्थिक गतिविधि से है और जो कि वस्तुओं के जो उत्पादन है, जो खनिज का निष्कर्षण है, जो खनिज का निष्कर्षण किया जाता है। यानी खनिज सिर्फ खनिज में खनिज ही नहीं होता, उसमें बहुत सारे और भी पदार्थ होते हैं, तो उसको निष्कर्षण किया जाता है। फिर उसकी सेवा की व्यवस्था से संबंधित है। तो उद्योग क्या है, जो उत्पादन भी करता है, खनिजों का निष्कर्षण भी किया जाता है, फिर वो सेवाओं की व्यवस्था से ये संबंधित होता है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। यानी कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। जो कोयला है ना, खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालते हैं, फिर उससे संबंधित है तथा क्या करते हैं, पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। जो पर्यटन सेवा है और पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। आगे देखेंगे उद्योग का वर्गीकरण। यानी जो उद्योग है, उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योग का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। तो पहला क्या हो गया, कच्चा माल हो गया, दूसरा हो गया आकार हो गया, तीसरा क्या हो गया, स्वामित्व। इस प्रकार से उद्योग का वर्गीकरण किया जाता है। पहला देखते हैं कच्चा माल के रूप में। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर, जो कच्चे माल है ना, उसके उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित होता है, फिर खनिज आधारित होता है, फिर समुद्र आधारित होता है, फिर वन आधारित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के उद्योग का अलग अलग कच्चा माल आपूर्ति का आधार हो सकता है। जैसे कृषि से भी आधारित हो सकता है, जैसे खनिज आधारित भी हो सकता है, तो फिर समुद्र आधारित भी हो सकता है। तो कुछ चीज़ें हमें समुद्र से भी मिलता है, तो कुछ चीज़ें हमें वन से भी मिल सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग आधार होता है कच्चा माल प्राप्त करने का। आगे देखेंगे, एक कृषि आधारित उद्योग है। एक कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। जो कृषि आधारित उद्योग है, तो ये कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। और खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। तो कृषि उद्योग की बात करें तो जो वनस्पति हो गया, जो वनस्पति तेल हो गया, खाद्य संसाधन हो गया, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म, जो जानवरों का चमड़ी होता है, खाल होता है, उसके उद्योग कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। बात करेंगे खनिज आधारित उद्योग। हम लोग कृषि आधारित उद्योग देखें, अब खनिज आधारित उद्योग देखेंगे।
प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज आधारित उद्योग है ना, ये प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग यानी कच्चे माल के रूप में करते हैं और इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। तो ये उद्योग है, तो ये उद्योग क्या करते हैं, अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। जैसे अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है, यानी जो अयस्क है ना उससे निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का एक उत्पाद है। ये कई अन्य उत्पादों की विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फिर ये क्या होता है, कई इसका जो विनिर्माण के लिए ये कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे अयस्क हमें लोहा खनिज मिला और अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग हो गया। यानी एक लोहे से क्या क्या बनाया जाता है, भारी मशीन बनाया जाता है, फिर भवन निर्माण के रूप में, फिर रेलगाड़ी के डिब्बे के रूप में, फिर बहुत सारा चीज़ हमें लोहे के द्वारा बनाया जाता है। फिर आगे देखेंगे समुद्र आधारित उद्योग। आगे देखेंगे समुद्र आधारित उद्योग यानी सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण यानी जो समुद्री खाद्य प्रसंस्करण है, जैसे उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण, फिर मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। तो समुद्र से आधारित उद्योग में क्या क्या हम लोग को देखने मिलता है, तो पहला हो गया समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण, इसके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग में देखेंगे तो वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं और लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग है। लगभग में हमारे घर के सारे कामों के लिए वन आधारित उद्योग से प्राप्त है। आगे की बात करें तो आकार के आधार पर उद्योगों के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। जो आकार है ना, तो उसके उद्योग के आकार का तात्पर्य क्या है, जो निवेश करते हैं यानी निवेश की गई पूंजी की राशि, फिर जो नियोजित लोगों की संख्या है और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर बात करेंगे तो ये उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। पहला क्या है, लघु आकार के उद्योग हो गया, फिर बृहद आकार के उद्योग यानी कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के क्या है, जो टोकरी बुनाई, फिर मिट्टी के जो बर्तन हैं, अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में क्या होता है, पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का उच्च स्तरीय होती है। तो जो बड़ा पैमाने है ना, अगर बड़ा उद्योग करेंगे तो उसके लिए बड़ा पूंजी भी चाहिए, बड़ा निवेश भी चाहिए और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। तो उसका जो प्रयुक्त किया जाता है उसका प्रौद्योगिकी उच्च स्तर का होता है। जैसे रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रम में उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। बात करेंगे जो रेशम बुनाई की, तो ये खाद्य प्रक्रमण के उद्योग ये लघु पैमाने के उद्योग हैं, मतलब छोटे पैमाने के उद्योग हैं। जैसे ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। बात करेंगे ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन, ये बड़े पैमाने के उद्योग हैं। अब हम लोग देखेंगे स्वामित्व के आधार पर उद्योग। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र यानी संयुक्त क्षेत्रों और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जो स्वामित्व है यानी मालिकाना हक के आधार पर उद्योग को पहला निजी क्षेत्र, फिर राज्य स्वामित्व के आधार पर, फिर सार्वजनिक, राज्य स्वामित्व बोले या सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो संयुक्त क्षेत्र हो गया, फिर सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब इन सब के बारे में देखेंगे। उद्योगों का जो स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, या तो एक व्यक्ति द्वारा या ये व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है।
और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है ना, तो इसका स्वामित्व और संचालन कौन करता है? सरकार द्वारा होता है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर क्या हो गया? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। देखिए, मखाने के खाद्य प्रसंस्करण की अवस्थाएं हैं। किस प्रकार से मखानों को खाद्य प्रक्रमण की अवस्थाएं में गुजारा जा रहा है। देखिए, इधर पानी में पौधा सब हुआ है, फिर इससे क्या किए हैं? इकट्ठा किए हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रक्रमण द्वारा पैकिंग करके, देखिए यहाँ पर पैकिंग किया जा रहा है। आगे देखेंगे, यानी जो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। यानी जो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग है तो उसका स्वामित्व कौन होता है? संचालन राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। तो जो मारुति उद्योग है ये संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादों या पूर्तिकारों का कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। यानी जो सरकारी क्षेत्र के उद्योग है तो उसका स्वामित्व संचालन कच्चे माल के उत्पादों को या जो पूर्ति करता है, जो माल पूर्ति करता है, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। यानी सहकारी साथ साथ, ठीक है। आनंद मिल्क, जैसे आनंद मिल्क लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण। तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है। देखिए, ये सहकारी क्षेत्र में सुधा डेयरी। अब आगे देखेंगे उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। जो उद्योग की अवस्थिति है तो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा है? तो वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम हो गया, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार है। ये सारी चीज़ उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहाँ इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से क्या होता है? उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है, जैसे सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्ध कराते हैं, फिर क्या करते हैं? कम परिवहन लागत पर कम दाम पर परिवहन यानी ट्रांसपोर्टिंग का काम करवा देते हैं। फिर अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान, मतलब कुछ प्रोत्साहन राशि दे देते हैं, फिर ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। और औद्योगिकरण से जो प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। तो जो औद्योगिकरण है ना, ये प्राय नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि होता है। इधर देखेंगे उद्योग के अवस्थिति संबंधी कारक, यानी जो उद्योग है तो उसका जो अवस्थिति है उसके संबंधी कारक है। यहाँ देखिए, ये कच्चा माल की बात है, श्रम, फिर पूंजी, बाजार, जल, इधर फिर विद्युत, भूमि, परिवहन, संचार। इस प्रकार से जो उद्योग का अवस्थिति है उससे संबंधित कारक हैं। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम, पूंजी की लागत, ये सब तो हम लोग देख चुके हैं। नहीं, इधर का देखें ना, इधर का नहीं देखें। तो क्या है? ये निवेश के कच्चे माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। यानी निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे जो अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन लागत, निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वो उत्पादन है, यानी जो कमीज हम लोग पहनते हैं वो क्या है? एक उत्पादन है, ठीक है। औद्योगिक प्रदेश में देखेंगे, औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं।
और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। अब विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप यानी पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों यानी समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। यहाँ पर देखते हैं एक मानचित्र इसमें दिया गया है विश्व के औद्योगिक प्रदेश। ये देखिए, इधर डरबन है, यहाँ पर केप टाउन है, फिर इधर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मेलबोर्न, यहाँ क्या है मेलबोर्न, पर्थ, ब्रिस्बेन, सिडनी, ये सब उद्योग जगह है जो काले काले कलर से पेंट किया गया है। और इधर देखिए ब्यूनस आयर्स, यहाँ ब्यूनस आयर्स का है। फिर सेंटियागो, चिली की राजधानी सेंटियागो, लीमा हो गया, पेरू की राजधानी लीमा, फिर दक्षिण पूर्व ब्राज़ील का, फिर इधर बहिया तट, इधर बहिया तट है, फिर यहाँ गहना, फिर इधर नाइजीरिया खार्टूम, नैरोबी, ये सब क्या जगह है औद्योगिक जगह। और विश्व की औद्योगिक पट्टी देखिए, ये सब औद्योगिक पट्टी है, ये सब जो इस तरह का कलर है ना, ये सब औद्योगिक पट्टी है। इधर क्या है लॉस एंजल्स, ये सब जगह क्या है औद्योगिक जगह है। गल्फ तट, ये सब जगह औद्योगिक जगह है। एंग्लो अमेरिका विनिर्माण पट्टी इधर देखिए। और इधर पीटर्सबर्ग हो गया, मॉस्को डॉनबॉस हो गया, यूराल हो गया, युजवान हो गया, फरगाना हो गया, घाटी हो गया, इधर हमारा गंगा घाटी इधर भी है, यहाँ मुंबई हो गया, यहाँ चेन्नई हो गया, इधर आपका ईरान में भी है, कुवैत, इराक, इजराइल, ये सब जगह है उद्योग का। इधर बीजिंग हो गया, देखिए कोरिया, शंघाई, जापान, क्या है गुजाओ, हांगकांग प्रदेश, यहाँ मनीला, ये सब जगह औद्योगिक जगह है। ये इस तरह का कलर वाला जगह औद्योगिक पट्टी का है। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई, पुणे, समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश है। तो भारत में ये सब जगह औद्योगिक प्रदेश है। औद्योगिक विविधता देखिए, औद्योगिक विविधता खाली उद्योग लगाने से भी नहीं होता है, उसमें विविधताएं भी आती है। देखिए, उद्योगों में दुर्घटना विविधता मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों की बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 00:30 बजे घटित तब अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना है। देखिए, भोपाल में 3 दिसंबर 1984 की बात है। ये 00:30 बजे घटित हुआ था और अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। और यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के जो कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC गैस का रिसा हुआ था। 1979 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारी जैसे अंधापन हो गया, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति हो गया, आंत्रशोथ विकृतियों आदि से पीड़ित हैं। तो ये सारे बीमारियों से पीड़ित हैं। देखिए, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। तो फिर क्या देखिए, 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो चोंगजिंग में गैस को विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो लोग
वे जो समय पर भागे उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गई। इस प्रकार से कितनी हानि भी, ठीक है। एक गाँव कायों में बचाव अभियान, इस प्रकार से बचाव अभियान में लोग को ले जा रहे हैं। जोखिम कम करने के उपाय, यानी जोखिम कम करने के उपाय। घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। जहाँ पर ज़्यादा घना है उस जगह पर औद्योगिक लगाना नहीं चाहिए, ठीक है। और उद्योग के जो समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके जो संभव प्रभाव का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में जो प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। तो जो उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय है तो उसको अधिक सक्रिय करना चाहिए, अधिक अच्छा बनाना चाहिए। क्या आप जानते हैं, डू यू नो में उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार और ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। यानी सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है, यानी उभरते हुए उद्योग। जैसे प्रौद्योगिकी हो गया, सूचना हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। इधर देखते हैं, आगे देखेंगे। फिर प्रमुख उद्योगों का वितरण देखेंगे। प्रमुख उद्योग का वितरण, तो विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं, जैसे जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस हैं। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी में, यानी भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। भारत के बेंगलुरु प्रदेश और मध्यवर्ती कैलिफोर्निया की बात करें तो सिलिकॉन घाटी में है। लोहा इस्पात उद्योग देखते हैं। लोहा इस्पात उद्योग अन्य उद्योग की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। एक पोषक उद्योग है और जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए क्या है, कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए, स्थान होना चाहिए और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। जैसे लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल है, ठीक है, कई चरण शामिल है। जैसे कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है, यानी जो कच्चा माल है ना उसको झोंका भट्टी में रखा जाता है और जहाँ यह प्रगलित होता है इसके बाद इसको क्या करते हैं, यह परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है, अथवा इसे तार बनाए जा सकते हैं और एल्यूमिनियम, निकल, तांबा जैसे अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातु बनाई जा सकती है। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। यानी मिश्र धातु का प्रयोग क्या होता है, इसमें असामान्य कठोरता मिलती है और इससे दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता इसमें प्रदान करती है। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का एक मेरुदंड कहलाता है। तो इस्पात क्या है, आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। लगभग हम लोग बात करेंगे तो जितने भी औजार हैं, जैसे एक सुई से लेकर एक बड़े समुद्र जहाज की बात करें तो सारे लोहे के औजार से ही बने हुए हैं। लोहे धातु से ही बना हुआ है, ठीक है। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांश इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ, बात वही हुई ना, जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती है। तेलकूप इस्पात से बनी मशीनों से बोधित किए जाते सही क्या मशीनों से वेधित किए जाते हैं और इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहित किया जाता है। तो जो तेल को इस्पात से बनी मशीन से क्या करते हैं, वेधित किए जाते हैं और इस्पात की जो पाइपलाइन से है उसको तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के कोयलों से होता है और कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। बहुत बड़े भवन का ढांचा भी इस्पात से ही बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। और बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी।
1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लोहा इसको विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार, ये सब चीज़ हमारे देश में मिल जाते हैं आसानी से। ठीक है, देखते हैं इधर थोड़ा इस समय जो प्रगलन है ना, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्क द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। तो गलनांक क्या है, प्रगलन क्या है, तो इसको धातुओं के उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर अधिक गर्म करके निष्कर्षित किया जाता है प्रगलन में। ठीक है, और इधर में जो चित्र दिया गया इस्पात उत्पादन, पहला 8 टन कोयला, फिर 4 टन अयस्क, फिर इसमें 1 टन चूना पत्थर, टोटल क्या हो गया 1 टन इस्पात। यानी इधर फिर देखेंगे झोंका भट्टी में लोहा अयस्क से इस्पात तक, यानी परगलित लोहा है, ये वाला भाग परगलित लोहा है। और फिर ये गर्म वायु है, इधर से गर्म वायु निकलता है और ये झोंका भट्टी, इसमें झोंक दिया है भट्टी में। ठीक है, इसमें भट्टी में झोंक दिया है, देखिए इसमें झोंक दिया है। और लोहा अयस्क, चूना पत्थर और कोक, इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें, ये धातु मल है। और आगे देखते हैं लोहा इस्पात उद्योग की परिवर्तनशील अवस्थिति 1950 से अब तक की सर्वोत्तम अवस्थिति। देखिए 1850 से 1950 तक की जो सर्वोत्तम अवस्थिति है, ये वाला भाग, और 1800 से पूर्व सर्वोत्तम अवस्थिति इस तरह था। फिर तीसरा नंबर में 1950 से अब तक का सर्वोत्तम अवस्थिति। देखिए अब तक का सर्वोत्तम अवस्थिति, देखिए ये क्या है, प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन के क्षेत्र विश्व में। इधर देखिए ब्राज़ील का है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इधर है कनाडा है, ये सब जगह में। फिर जहाँ जहाँ काला वाला भाग है उस जगह पर लोहा इस्पात उद्योग अच्छा है। ठीक है, ये उत्पादन का क्षेत्र है। ये सब जगह में रूस हो गया, इधर आपका जापान हो गया, चीन के भाग में, इधर वाला भाग में, इधर भी है, ये सब जगह में लोहा इस्पात उद्योग का उत्पादन का क्षेत्र अच्छा है। यानी जो श्रमिक, परिवहन और बाजार है उसका लाभ लेते हुए विकसित हुए सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक, यानी जो सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे राज्य हैं पश्चिम बंगाल, क्या क्या हो गया, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़, भद्रावती, विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में, और अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं। फ्रेंड्स ये सबसे ना पूछ सकता है कि इस्पात के केंद्र कहाँ कहाँ पर है, बताइए। तो ये सब में यही सब आंसर होगा। जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं ये लोग, स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। आगे देखेंगे जमशेदपुर की बात, तो 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, यानी टिस्को बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। यह निजी स्वामित्व में था, पर स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य क्या किया, यह कार्य अपने हाथ में, यानी अपने हाथ में लिया और बहुत लिया लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। और झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्ची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साक्ची का नाम बदलकर क्या क्या जमशेदपुर रखा गया। और भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। देखिए जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की एक अवस्थिति है, जो ये इस तरह का कलर है ना, ये वाला, ये मुख्य सड़क का होगा और ये वाला रेलवे लाइन का होगा। तो ये देखिए टाटा नगर का एक रेलवे लाइन है। फिर इधर देखिए ये सब क्या हो गया, ये हमारा मुख्य सड़क हो गया, इस तरह का ऑरेंज कलर वाला भाग, ये सब क्या हो गया, मुख्य सड़क का भाग, ये सब मुख्य सड़क का भाग हो गया। ये टाटा इस्पात कार्य गोल्फ कोर्स है, इधर आपका साक्षी है, चिड़ियाघर, स्वर्णरेखा नदी, डिमना झील, डलमा पहाड़ी, सोनारी, खरकाई नदी, इधर आदित्यपुर को इधर से
फिर जालिया, जमशेदपुर हवाई पतन, कदमा, टाटा मुख्य अस्पताल, गोल्फ कोर्स, सामान्य डाकघर, इस प्रकार से अलग अलग जगह का चित्र दिया हुआ है। इधर फिर क्या है, ट्यूब्स मंडल, टेल्को कॉलोनी, ये सब जगह ये रेखा चित्र में दिया हुआ है। साक्षी को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैंगनीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। यानी टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लोह अयस्क, चूना पत्थर, डोलामाइट और मैंगनीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल मिलता है। यानी जो खरकई और स्वर्णरेखा नदी है तो यहाँ से पर्याप्त जल मिलता है और सरकारी प्रोत्साहन से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, फिर टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। और भारत में लौह इस्पात उद्योग के जो विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ है। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लौह इस्पात उद्योग में बृहत समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ इस्पात मिल भी सम्मिलित है और इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। पीटर्सबर्ग की बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध हो जाता है, जबकि लोह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है और पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। और इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच जो नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग है, यानी ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है और यह इसके नौ परिवहन हेतु रास्ता यानी सस्ता मार्ग है। क्या था ये, नौ परिवहन हेतु एक सस्ता मार्ग है और ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लो अयस्क के रेलगाड़ी से लाया जाता है। यानी जो ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक क्या कहते हैं, लो अयस्क रेलगाड़ी से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगेहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। तो कहाँ से, ओहियो, मोनोगेहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आज पीटर्सबर्ग में बहुत बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पीटर्सबर्ग के मोनोगेहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनरी का उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इधर देखते हैं, डुइनो में ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर हायुरन ओंटारियो और मिशिगन और ईरी है। इन 5 झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है। अन्य की तुलना में ये उच्च ऊर्ध्वप्रवाह पर स्थित है। तो इस प्रकार से जो ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, हायुरन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी है, ये सब 5 जिलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है और अन्य की तुलना में क्या है, उच्च ऊर्ध्वाधर पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।